shape of orbitals। देखो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। एफ ऑर्बिटल्स की शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, वो हमारे जेई के सिलेबस में नहीं होते, हमसे पूछे भी नहीं जाते, बट वी हैव टू रिमेंबर, वी हैव टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स मेनली। तो एस ऑर्बिटल ये नॉन डायरेक्शनल होता है एंड शेप इज स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, शेप होती है उसकी स्फेरिकल, इस टाइप का। मान लो ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये स्फेरिकल एस ऑर्बिटल है। ये है एस ऑर्बिटल। अब यही ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से ऑर्बिटल है क्या? ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कंसिडरेबली हाई, 90 to 95%। देखो ये बात हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये कह दिया गया कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को पता नहीं लगा सकते विद एक्यूरेट मोमेंटम। इसका मतलब पाथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कैन नेवर बी डिटरमिन्ड, और जब पाथ डिटरमिन नहीं कर सकते तो फिर हम ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, और ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट आया कि हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं बट नॉट इट्स एग्जैक्ट लोकेशन। तो उसी के बेसिस पर ऑर्बिटल डिफाइन कैसे करते हैं वो भी लिख लो। ऑर्बिटल इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस, मार्कर चेंज करते हैं, इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन is considerably high, (90 to 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। 90 to 95 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.9 से लेके 0.95 तक प्रोबेबिलिटी। तो इट इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर हम ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल की ये शेप बोल रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन इसमें है तो कहीं इसी के अंदर पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम हैं। हो सकता है इससे बाहर भी हो, बट मैक्सिमम चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वुड बी इन दिस स्फेरिकल स्पेस। सो दिस इज स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप मतलब ये स्फीयर है, 2D नहीं होता। ऑर्बिटल इज 3D, ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल, ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल इन शेप। तो ये था एस ऑर्बिटल। नॉन डायरेक्शन क्यों? ये न्यूक्लियस है, दिस सेंटर इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से किसी भी दिशा में जाओ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस इक्वल हैं, इसलिए इसे नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं, बिकॉज सिमेट्रिकल शेप है और न्यूक्लियस से किसी भी दिशा में जाओ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सेम होने की वजह से इट इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। यही बस नॉन डायरेक्शनल है। पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल वो सब डायरेक्शनल होते हैं। तो एस ऑर्बिटल इज द ओनली नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, स्फेरिकल इज द शेप। नाउ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल दिस इज डायरेक्शनल, सब डायरेक्शनल होते हैं, पी डी एफ सब डायरेक्शनल हैं। एंड दिस इज डम्बल शेप्ड, डम्बल शेप्ड। दिस इज डम्बल शेप्ड। जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जेड अगर बनाएं तो इट वुड बी लाइक दिस। मान लो ये एक्स है प्लस माइनस एक्स एक्सिस, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल हुआ। ये वाई है
डबल शेप प्लस माइनस वाई एक्सिस, तो पी वाई ऑर्बिटल हुआ। और मान लो ये जेड एक्सिस है तो प्लस माइनस, दिस इज पी जेड ऑर्बिटल हुआ। पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल, पी जेड ऑर्बिटल, तो ये प्लस माइनस क्या है, चार्जेस हैं क्या? ना, चार्जेस ना है। दीज आर द साइन ऑफ वेव फंक्शंस। पढ़ा था ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, साई, सिंपल साई यूज किया था ना, तो साई रिप्रेजेंट्स वेव फंक्शन। तो एक काम करो, पहले ये इतनी बात लिख लो, मैं ये बाकी की बात हटा देता हूं। पी ऑर्बिटल यही रखेंगे अभी। हाँ, तो ये प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये यहां लिखेंगे प्लस माइनस रिप्रेजेंट साइन ऑफ वेव फंक्शंस, साई। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में साई यूज किया था, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव बोलते हैं इसको। और ये प्लस माइनस क्या है, साइन ऑफ वेव फंक्शंस। वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड होता है और वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से ये पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल्स हैं और ये डम्बल शेप्ड हैं। जैसे ये दो लोब्स कहलाते हैं, दीज आर टू लोब्स, टू लोब्स, एक लोब दूसरा लोब, एक्सरसाइजिंग डंबल्स होते हैं ना जैसे, उस टाइप से। तो ये डंबल शेप्ड हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, इस टाइप। ऑब्वियसली डायरेक्शनल हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है और वाई एक्सिस के या जेड एक्सिस में जाएंगे, ये वाई, एक्स, वाई और जेड आपकी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। तो एक तरीके से ये डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, तो दीज आर ऑल डायरेक्शनल। यहीं पे टर्म डिफाइन करते हैं हम नोड और नोडल प्लेन। तो हेडिंग लिखो नोड, क्योंकि यहीं पे नोड की बात करेंगे। Node is the region of space, or it is a plane or surface where the probability of finding electron is 0. It is a plane or surface where probability of finding electron is 0. तो याद रखो, node is the plane or surface where probability of finding electron is 0. तो इसका मतलब at node, ये याद रखना है, नोड पर साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और साई इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, ये बाद में बात करेंगे हम, जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स बनाएंगे ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन करेंगे, तब ये हम बात करेंगे। अभी के लिए याद रखना होता है, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे सीखना होता है स्टूडेंट्स को। हर चीज अभी क्यों, अगर ऐसा करेंगे ना तो हम फंस के रह जाएंगे। अभी के लिए याद कर लिया कि नोड, इट इज द प्लेन और अ सरफेस where the probability of finding electron is 0, और नोड पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। साई स्क्वायर 0 है तो साई ऑल्सो विल बिकम 0। क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, फिजिकली हम कैसे इसको सिग्निफाई करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरीके से कहते हैं। नोड भी दो टाइप के हो सकते हैं, मैं लिख देता हूं। नोड भी दो टाइप के, रेडियल नोड, रेडियल और स्फेरिकल नोड। एंगुलर नोड, रेडियल और स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड। चलिए वन बाय वन दोनों लेंगे। व्हाट इज रेडियल नोड, व्हाट इज एंगुलर नोड। तो यहां तक की बात नोट करो, उसके बाद डिफाइन करेंगे हम रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड की। लिख लो इस बात पे यहां तक।
ए रेडियल और स्फेरिकल नोड। क्या है ये? इट इज अ स्फेरिकल शेल एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे नहीं होता, ये न्यूक्लियस से सर्टेन दूरी पर होता है, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। सो इट इज अ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, स्फीयर नहीं, स्फेरिकल शेल। जैसे बलून होता है, एक थिन बलून, थिन स्किन बलून, तो वो शैली तो है, खोखला, खोखला स्फीयर, नेग्लिजिबल थिकनेस का एक बलून को हम शेल मान सकते हैं। सर्किल नहीं है वो, स्फीयर भी नहीं है वो शेल है। तो इट इज ए स्फेरिकल शेल एट अ फाइनाइट डिस्टेंस from nucleus. It is a spherical shell at a finite distance from nucleus where probability of finding electron is 0. So it is the spherical shell or spherical shell at a finite distance from the nucleus where the probability of finding electron is 0. अच्छा, नंबर ऑफ रेडियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इससे सॉल्व होंगे, IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स इन एन ऑर्बिटल, और इसका फॉर्मूला होता है, सभी याद रखेंगे, n माइनस एल माइनस 1, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, 1 तो आप जानते ही हो, तो n माइनस एल माइनस 1 ये है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इन एन ऑर्बिटल। एक होते हैं एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड ही ले लो, यहां भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस 0 होते हैं, बट इट पासेस थ्रू द न्यूक्लियस, सो इट इज अ प्लेन और सरफेस पासिंग। अच्छा, दोनों में अंतर देखो, वो न्यूक्लियस से पास नहीं होता, वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है न्यूक्लियस से, और ये न्यूक्लियस से पास होते हैं एंगुलर नोड। तो इट इज अ प्लेन और सरफेस पासिंग थ्रू nucleus where probability of finding electron is 0. So it is a plane or surface passing through the nucleus where the probability of finding electron is 0 and the formula, very important question, तो इसी से सॉल्व होंगे, परिभाषा ना पूछते हैं वो क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू L. L means azimuthal quantum number, तो इट इज इक्वल टू L. तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू L. ये रेडियल नोड्स होते हैं, एंगुलर नोड्स होते हैं, और किसी ऑर्बिटल में जो नोड्स हैं वो रेडियल भी हो सकते हैं, एंगुलर भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1, ये रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स L से L कैंसिल हो गया, n माइनस 1। याद रखें फॉर्मूला। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू n माइनस 1। ये बात नोट कर लें। अब हम नोड्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियल एंड एंगुलर नोड्स इन ऑर्बिटल्स, खासकर एंगुलर नोड्स को जो न्यूक्लियस से पास हो रहे हैं। तो लिखो, ये पहले नोट करो यहां तक की बात।
जैसे बात करें तो मान लो p ऑर्बिटल, तो p ऑर्बिटल पे आओ। p ऑर्बिटल की शेप देखो ऐसी देखी थी हमने, डंबल शेप इस टाइप से। अच्छा s ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि l की वैल्यू 0 है। जैसे px था, x y और ये z एक्सेस, तो ये px ऐसा हो गया प्लस माइनस, ये साइन ऑफ वेव फंक्शंस हैं। py ये हो गया और pz ये हो गया। ये प्लस माइनस साइन की इंपॉर्टेंस केमिकल बॉन्डिंग में नजर आएगी आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं इनको, एक्स वाई को, अरे इनका क्या है तो प्लस माइनस है, ऐसे थोड़ी होता है। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहां बात देखें p ऑर्बिटल के लिए, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन p ऑर्बिटल इज इक्वल टू l इज इक्वल टू 1, क्योंकि l की वैल्यू 1 होती है p ऑर्बिटल के लिए। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट, विच इज 1, तो इसका मतलब 1 एंगुलर नोड। तो एक एंगुलर नोड है और वो कहां है? न्यूक्लियस से पास होगा। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। तो कहां है वो देखो ये वाला प्लेन, ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन और जेड आपकी तरफ, ये रहा जेड दिख रहा है मार्कर आपकी तरफ, एक्स वाई, ये मान लो वाई बोल दिया, और ये जेड ये रहा। तो यही तो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन। देखो हथेली से पाम इज शोइंग, एक तरीके से न्यूक्लियस से पास होता हुआ, ये हथेली से काट दो इसको, ऑर्बिटल को इस तरीके से काटो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कट ना करे और ये कट जाए। तो देखो ये वाई प्लेन, ये वाई डायरेक्शन, और जेड अंगूठा किधर है? जेड की तरफ। तो वाई जेड प्लेन इज एंगुलर नोड। ऐसे ही यहां आओ, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जेड में नहीं है और एक्स में नहीं है। ये लो, ये रहा, ये एक्स एक्सिस हो गया, और जेड कहां है? आपकी तरफ मार्कर है, मार्कर की टिप देखो ये रही आपकी तरफ। तो ये क्या हुआ? तो इसका मतलब ये वाला प्लेन दिख रहा, प्लेन देखो न्यूक्लियस से पास होता हुआ एक प्लेन ले लिया हमने, कौन सा? एक्स जेड प्लेन से कट करो तो देखो न्यूक्लियस, ये जो ऑर्बिटल है उसके दो लोब्स इक्वली बाइसेक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं कटी। तो ये प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। ये जो शेप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और न्यूक्लियस से पास होने वाला देखो ये वाला प्लेन कौन सा? एक्स जेड आपकी तरफ एक्सिस। तो एक्स जेड प्लेन इज एंगुलर नोड। तो एक्स जेड प्लेन इज एंगुलर नोड। सिमिलरली अगर जेड पी जेड ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल था? पी एक्स। ये कौन था? पी वाई। ये कौन सा? पी जेड। तो इसका मतलब एक्स वाई प्लेन क्या है? इज एंगुलर नोड। एक ही एंगुलर नोड है। अच्छा, रेडियल नोड तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है, तो डिपेंड करेगा कि 2p है कि 3p है कि 4p है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। अभी सिर्फ कौन सी बात कर रहे हैं हम? एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड न्यूक्लियस से पास होने वाले नोड्स हैं। तो px ऑर्बिटल में yz इज प्लेन इज द एंगुलर नोड, py ऑर्बिटल में xz इज द एंगुलर नोड, और pz ऑर्बिटल में xy प्लेन इज द एंगुलर नोड। इसी तरीके शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डबल डंबल होती है फॉर dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, एंड ये जो dz स्क्वायर है dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये होती है डबल डंबल शेप्ड, एंड dz स्क्वायर इज डोनट शेप्ड। डोनट शेप्ड, डोनट शेप्ड कैसा? एक बार देखते हैं इनकी शेप्स को। अच्छा, एक बात ये ध्यान देने वाली है कि ऑल आर डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स होते हैं ये।
तो d ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, दैट मीन्स दे हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। कैसे, एक बार जरा देखेंगे शेप्स को। अगर हम डी एक्स वाई की बात करें, मान लो ये एक्स वाई डायरेक्शन ले लें, तो डी एक्स वाई विल बी लाइक दिस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये है डी एक्स वाई। डी वाई जेड की बात करें, प्लस प्लस माइनस माइनस डी वाई जेड। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड, ऐसे डी जेड एक्स, मान लो ये एक्स जेड ले लिया, डी एक्स जेड। डी एक्स जेड के साथ साथ चलो बात करते हैं एक्स वाई की। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस, सो दिस इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर इज लाइक दिस। मान लो ये जेड एक्सिस है एंड देयर इज अ रिंग लाइक दिस। ये प्लस प्लस और ये रिंग माइनस है। ये प्लस माइनस क्या है, ये हमने बताया था आपको, दीज प्लस माइनस चार्जेस नहीं है, दीज आर द साइन ऑफ वेव फंक्शंस। वेव फंक्शंस का सिंबल क्या लिया था, साई लिया था हमने, तो लिख भी देंगे प्लस माइनस रिप्रेजेंट साइन ऑफ वेव फंक्शंस, साइन। तो प्लस माइनस रिप्रेजेंट द साइन ऑफ द वेव फंक्शन एंड दीज आर द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। देखो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, ईच ऑर्बिटल हैज गॉट द 4 लोब्स, तो देयर आर 4 लोब्स in all these 4 orbitals, each has got the 4 lobes, dxy, dyz, dxz या dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर। अच्छा यहां पर देखो dz स्क्वायर की शेप, ये सब तो चारों कौन से थे, डबल डंबल शेप्ड। डबल डंबल क्यों, 4 लोब्स हैं, एक डंबल में 2 लोब्स होते हैं। जैसे ये dz स्क्वायर है, तो dz स्क्वायर में 2 लोब्स हैं along the z axis and there is a ring। मान लो ये z एक्सिस है, तो 2 लोब्स अलोंग द z एक्सिस एंड देयर इज अ रिंग इन द xy प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा हो गया, xy प्लेन। जैसे वो डोनट जैसे वो होता है ना, डोनट, डंकिन डोनट जयपुर में है, अरे छोड़ो, वड़ा होता है ना, सांबर वड़ा, वड़ा होता है, उसमें एक होल होता है, तो ये वड़ा ही तो है। ये जो रिंग है, इट इज लाइक दिस इज डोनट। जो रिंग है वो वड़ा ही तो है, सांभर वड़ा वाला वड़ा। तो एंड कंसिस्टिंग ऑफ द 2 लोब्स एंड अ वड़ा, वड़ा मीन्स डोनट, सो इट इज कॉल्ड डोनट शेप्ड dz स्क्वायर। और डोनट के अंदर जो है वो साइन ऑफ द वेव फंक्शंस नेगेटिव है और दोनों लोब्स में इट इज पॉजिटिव, सो दिस इज dz स्क्वायर। अब यहीं पे बात आती है कि ये dxy, dyz, dzx, यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, जबकि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस। देखो अलोंग द एक्सिस, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, जहां जहां लोब्स की शेप है, जहां जहां ऑर्बिटल की शेप है, वहां वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो इस बात को लिखेंगे, ये पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, dxy, dyz, dzx, ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं, है देयर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस।
तो dxy, dyz, dzx have their maximum electron density between the axis and along the axis कितनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? 0। जबकि dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, इसको बोल दो dz स्क्वायर, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां लाई करती है? अलोंग द एक्सिस। तो कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? बिटवीन द एक्सिस एंड अलोंग द एक्सिस। एक काम करेंगे, मैं ऊपर से थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, वहां पे लिखेंगे इस बात को। आप पहले नोट कर लो इसको, नोट इट डाउन। तो क्या बोलोगे इसी पॉइंट को ऊपर में? इन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी lies along the axis. Lies along the axis. तो in dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द एक्सिस, और जबकि यहां इन बिटवीन द एक्सिस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बाकी चारों की जो शेप थी वो मैंने बताई दी। अब बात आते हैं एंगुलर नोड पर। एंगुलर नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इन अ डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2। क्यों? बिकॉज L is equal to 2 for d orbital। आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू L एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होती है फॉर द डी ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स 2 हैं। अच्छा, आपको पता है कि एंगुलर नोड्स न्यूक्लियस से पास होते हैं, ये बात हमने कही थी प्रीवियस लेक्चर में। तो इसका मतलब जैसे यहां है, नोड का मतलब क्या? ऐसा प्लेन या ऐसी सरफेस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो? 0। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस क्या हो? 0। तो जरा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस यहां देखना, कौन सा है यहां, जरा देखना, ये वाला प्लेन। हथेली से देखो, हथेली से देखो, ऐसे देख लो, ये वाला। मान लो ये dxy ऑर्बिटल है, तो x एक्सिस के अलोंग y और z कहां है? आपकी तरफ। थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स z एक्सिस। तो x z एक्सिस, y z एक्सिस। XZ प्लेन से देखो, प्लेन दो एक्सिस से मिलकर बनेगा, तो XZ प्लेन इन चारों लोब्स को एग्जैक्टली न्यूक्लियस से पास होता हुआ कट मार देगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कट नहीं होगी। ऐसी YZ से कट करो लाइक दिस। तो फिर कौन से दो प्लेन हो गए जहां पर एंगुलर नोड कहलाएंगे? ये कौन कौन से? XZ एंड YZ एंगुलर नोड्स। जरा इसमें देखना, ये y, ये z और x आपकी तरफ, xy xz, xy एंड xz, ये एंगुलर नोड्स हैं। ऐसी जरा थर्ड वाला देखो, xy yz, ये एंगुलर नोड्स हैं। XY एंड YZ विल बी द एंगुलर नोड्स। अच्छा, यहां आओ, इस वाले में dx स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले में 45 डिग्री एंगल पर नोड्स पाए जाते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं कट हुई, न्यूक्लियस से भी पास होना है 45 डिग्री एंगल पर अलोंग विद द z एक्सिस। तो ये जो दोनों, तो एंगुलर नोड कहां है? यहां, ये एंगुलर नोड है। तो एंगुलर नोड्स एट 45 डिग्री फ्रॉम x एंड y एक्सिस। तो x एंड y एक्सिस पर एंगुलर नोड कहां पर हैं? 45 डिग्री फ्रॉम द x एंड y एक्सिस, एंड ये प्लेन है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू माइनस x विद z डायरेक्शन। तो भाई इतना याद रखना है कि एंगुलर नोड्स आर फाउंड एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम द x एंड y एक्सिस। अच्छा, यहां देखना जरा dz स्क्वायर में नोडल प्लेन नहीं आएगा, नोडल सरफेस आएगा।
न्यूक्लियस से पास होते हुए ये कॉनिकल सरफेस है, ये है कॉनिकल सरफेस, ये है कॉनिकल सरफेस। दीज टू कॉनिकल सरफेस आर द एंगुलर नोड्स, दीज आर नॉट द प्लेन्स। बाकी चारों ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स क्या हैं? नोडल प्लेन्स, जबकि यहां एंगुलर नोड्स आर नोडल सरफेस। तो ये जो है टू एंगुलर नोड्स एज नोडल कोन्स। तो टू एंगुलर नोड्स एज नोडल कोन्स है, एंगुलर नोड दो ही, बट बोथ आर इन द फॉर्म ऑफ नोडल सरफेसेस और नोडल कोन्स। तो नोडल सरफेसेस या नोडल कोन्स विल बी लाइक दिस। तो इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। कॉनिकल सरफेस होती है जो कि एंगुलर नोड्स होता है। तो ये थे शेप ऑफ द एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल हमारे सिलेबस में नहीं होते, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द नोड्स और द नोडल प्लेन्स इन दीज ऑर्बिटल्स। तो ये एक बार आप नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे की बात कहेंगे। नोट कर लीजिए, दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। वेल, तो ये थे शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसा पोर्शन जो जेईई एडवांस्ड के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और उसमें क्वेश्चंस आए भी हैं। क्या हमने देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एक बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है या इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर है, इट शोज द डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। एंड कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन्स बिहेवियर एज ए पार्टिकल एज वेल एज वेव, श्रोडिंगर साहब ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप की जिसे कह दिया उन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसमें टर्म आया था वेव फंक्शन साई। तो वेव फंक्शन साई और वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, साई। तो वेव फंक्शन और एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव साई, ये जो साई होता है ये जब सॉल्व करते हैं हम फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइक स्पीशीज इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो हमें 3 नंबर्स मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। वो हम बात कर चुके हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बट जब हम मैथमेटिकली साई को सॉल्व करते हैं तो साई के कुछ हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, जिसे हम 2 भागों में तोड़ सकते हैं इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो लिखेंगे जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या थी, ये थी del 2 psi ओवर del x स्क्वायर, del 2 psi ओवर del y स्क्वायर, del 2 psi ओवर del z स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v psi इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन लिखी थी। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो psi की कुछ वैल्यूज ऑब्टेन होती हैं दैट कैन बी सॉल्व्ड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो लिखेंगे इस बात को, व्हेन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सॉल्व्ड, बल्कि ऐसे लिखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड,
और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर थीटा फाई क्या होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। कुछ इस टाइप से। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, इस टाइप से होते हैं। एक्स वाई, बल्कि जेड ले लो इसको, जेड एक्स और ये वाई। मान लो कोई पॉइंट पी है, ये रहा। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में दिस इज आर, रेडियल वेक्टर आर। आर इज द रेडियल वेक्टर और द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द न्यूक्लियस और ओरिजिन। इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में ले लो, यहां क्या पी डैश। तो प्रोजेक्शन ऑफ द पॉइंट पी इन द एक्स वाई प्लेन, मान लो ये पॉइंट O है, तो OP का प्रोजेक्शन एंड दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज फाई। थीटा इज कॉल्ड पोलर एंगल एंड फाई इज कॉल्ड एजीमुथल एंगल। तो जरा ध्यान से देखो, एक्स वाई जेड के टर्म्स में आर थीटा फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जरा ये देखना ये कितना आएगा यहां से यहां तक। दिस वैल्यू इज व्हाट? दिस इज कंपोनेंट जेड। तो जेड इज इक्वल टू व्हाट? जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। थीटा इज द पोलर एंगल एंड फाई इज एजीमुथल एंगल। तो जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अच्छा, इस R का कंपोनेंट हमने XY प्लेन में ले लिया, तो बताओ OP डैश कितना हुआ? OP डैश की वैल्यू जो हो गई वो हो गई R साइन थीटा। देखना, इस प्लेन से ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर R cos थीटा हो गया, तो Z इज इक्वल टू R cos थीटा, और उसका OP डैश जो उसका प्रोजेक्शन है इन द XY प्लेन विल बी R साइन थीटा। अब ये R साइन थीटा है, उसका x कंपोनेंट कितना हुआ? OP डैश cos फाई। तो OP डैश cos फाई, OP डैश इज R sin थीटा cos फाई। सिमिलरली उसका y डायरेक्शन का कंपोनेंट कितना हो गया? तो y इज इक्वल टू R sin थीटा sin फाई। तो एक तरीके से यहां से आप क्या बात बोलते हो कि x की वैल्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाई, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाई एंड z इज इक्वल टू r cos थीटा। यहां से इन तीनों को स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी आर स्क्वायर। तो एक तरीके से आर की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और होता भी है, आप समझते हो ये बात को, क्योंकि रेडियल वेक्टर आर है कोई पॉइंट पी, तो एक्स वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चाहिए ना हमें। दो कॉमन कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आप जानते हो एक्स वाई जेड के फॉर्म्स में, कंपोनेंट्स इन द एक्स डायरेक्शन, कंपोनेंट्स इन द वाई डायरेक्शन, कंपोनेंट्स इन जेड डायरेक्शन। दूसरा सिस्टम होता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जहां पे भी तीन कोऑर्डिनेट्स, तीन हमें पैरामीटर्स चाहिए। तीन पैरामीटर कौन से होते हैं? एक होता है आर रेडियल वेक्टर, एक होता है पोलर एंगल थीटा विद द जेड एक्सिस, एक होता है फाई जिसे बोलते हैं एजीमुथल एंगल। तो ये रिलेशन आता है कि x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, z इज इक्वल टू आर कॉस फाई, ताकि ये रिलेशन आ सके। तो सर ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? ना, कुछ भी ना इंपॉर्टेंट ना है ये तो आप चाहो तो स्किप भी कर दो, बट मैं तो स्किप नहीं कर सकता ना, आई एम ए टीचर, आई हैव टू टेल। आप में से कोई एक स्टूडेंट भी अगर इसमें इंटरेस्टेड होगा,
अच्छी बात है, तो कम से कम वो सीखेगा तो सही। वैसे ये इतनी इसकी सिग्निफिकेंस है, जब हम px, py, pz ऑर्बिटल की बात करेंगे तो px ऑर्बिटल में sin थीटा cos फाई वाला फंक्शन आएगा, py ऑर्बिटल में sin थीटा sin फाई आएगा और pz ऑर्बिटल में केवल cos फाई आएगा। IIT JEE एडवांस्ड ने शायद 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स को, हालांकि उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन दिया था, उसमें ये बात ज्यादा मेंशन तो नहीं की थी, बट ये स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए था कि pz ऑर्बिटल में cos फाई आता है, py ऑर्बिटल में sin थीटा sin फाई आता है और px ऑर्बिटल में sin थीटा cos फाई आता है। क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे, मुझे बताना पड़ेगा वो सवाल, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो ये सब रिलेवेंट है। कई बार स्टूडेंट सोच के बैठ जाते हैं बेकार, कुछ बेकार चल रहा है ये, हालांकि ये उतना यूजफुल नहीं है, बट बेकार तो कुछ भी नहीं होता। ईश्वर ने बेकार कुछ ना बनाया, एवरीथिंग इज यूजफुल इन द वर्ल्ड, ये ध्यान रखें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साई होता है, जब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इट कैन बी सॉल्व्ड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और मे बी इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, बट इट इज फाउंड दैट solving the Schrodinger wave equation in spherical polar coordinates is easier। तो इसका मतलब जो साई की वैल्यूज मिलती हैं, वेव फंक्शंस की वैल्यूज मिलती हैं, जब सॉल्व करते हैं तो दैट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू द टू पार्ट्स, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। कैसे? पहले यहां तक की बहुत नोट करो, यहां तक की बात नोट करो सभी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। क्या पॉइंट? कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो जो साई की वैल्यूज आती हैं, साई के जो एक्सप्रेशंस आते हैं, दैट कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू द टू पार्ट्स, रेडियल पार्ट एंड एंगुलर पार्ट। तो वैल्यूज ऑफ साई इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स can be factorized into two parts। कौन सा? साई आर थीटा फाई। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? आर थीटा फाई, तो उन पर डिपेंडेंट होगा। इसको दो पार्ट में तोड़ दिया गया, साई आर मल्टीप्लाइड बाई साई थीटा फाई। This psi r is called radial wave function। This psi theta phi obviously angle पर डिपेंड कर रहा है, polar angle and azimuthal angle। This is called angular wave function। और ये तो है ही वेव फंक्शन, ये this is overall wave function। So this is overall wave function is the product of radial wave function and this। अब बात आती है what is the physical significance of psi। हेडिंग लिखो physical significance of psi। So what is the physical significance of psi? There is no physical significance of psi। वाह क्या बात है सर, मजा आ गया। What is the physical significance of psi? There is no physical significance of psi। मैं नहीं बोल रहा, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और ये एक्चुअल है। वेव फंक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव एंड इट्स वैल्यू में बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट्स। बट फिजिकल सिग्निफिकेंस साई का नहीं होता, साई स्क्वायर का होता है, दैट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो लिखेंगे इस बात को, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस
of psi. There is no physical significance of psi. So what is the physical significance of psi? There is no physical significance of psi. Psi may be positive or negative depending upon coordinates. तो किसी पॉइंट पर अगर साई कैलकुलेट करना है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट्स. साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव. साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव. तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई. कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, तो बल्कि फिजिकल सिग्निफिकेंस होता किसका है? साई स्क्वायर का. तो लिखो इस बात को. पहले यहां तक की बात नोट कर लो. नोट करें यहां तक की बात. Physical significance of psi square. साई स्क्वायर, ये मैक्स बॉर्न ने एनालॉजी सजेस्ट की. फिजिसिस्ट का नाम था मैक्स बॉर्न. जैसे अगर आपको ध्यान हो, फिजिक्स में एक बात सिखाई जाती है आपको. फिजिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि मैक्सवेल की वेव थ्योरी, याद है ना, फिजिक्स में पढ़ते हो आप. मैक्सवेल्स की वेव थ्योरी में ये कहा गया था कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. याद पड़ा? इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. तो इसका मतलब जहां एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ज्यादा होगा वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मोर. सेम वे यहां कहा गया कि साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव. तो जहां साई स्क्वायर ज्यादा होगा मतलब तो वहां पर इंटेंसिटी ऑफ electron will be more. That means probability of finding the electron will be more. So Max Born suggested that psi square represents probability density that is probability of finding electron per unit volume. तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर क्या है? मैक्स बॉर्न ने यह सजेस्ट किया कि जहां जहां साई स्क्वायर ज्यादा होगा मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ज्यादा होगा वेव का, और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो मैक्स बॉर्न सजेस्टेड दैट psi square represents probability density, that is probability of finding electron per unit volume at a point around nucleus. तो psi square को बोलते हैं probability density. तो ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये पॉजिटिव ही होगा. साई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन गया? वो पॉजिटिव. तो साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये हुआ. इस तरीके से डिफाइन करते हैं साई स्क्वायर. तो जहां जहां साई स्क्वायर ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे. तो हायर इज द वैल्यू ऑफ psi square at a point around nucleus, greater will be the probability of finding electron. Greater will be the probability of finding electron
एट दैट पॉइंट। तो एक तरीके से जहां जहां साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी या हाई होगी, ग्रेटर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जहां जहां साई स्क्वायर जीरो होगा वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जीरो होंगे, एंड दैट इज कॉल्ड नोड। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट नोड, नोड इज द रीजन ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो एट नोड साई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब साई इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये IIT JEE में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। कभी भी आपको अगर नोड फाइंड आउट करना हो और एक्सप्रेशन दिया हो साई का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और कहा कि बताओ कहां पर नोड पाया जाएगा, तो नोड पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है तो साई स्क्वायर विल बी जीरो, तो साई ऑल्सो विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि एट नोड साई स्क्वायर विल बी जीरो, तो साई ऑल्सो विल बी जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से डिफाइन करते हो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब एक बात और, यहां पर साई स्क्वायर, साई को दो भाग में तोड़ा था आपने, यही लिख लो। तो जैसे कहा था कि साई स्क्वायर आर थीटा फाई इज इक्वल टू साई आर स्क्वायर इंटू साई थीटा फाई स्क्वायर। ये तो तक क्या था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो फिर ये क्या कहलाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो फिर ये क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ध्यान दो, आपने ये बात पहले कह चुके हो कि साई जो आर थीटा फाई है उसको दो भाग में तोड़ सकते हैं, साई आर एंड साई थीटा फाई। साई आर कहलाता था रेडियल वेव फंक्शन, साई थीटा फाई कहलाता था एंगुलर वेव फंक्शन। जब उनका स्क्वायर किया तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो गई, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, एंड दिस टर्म साई थीटा फाई का स्क्वायर दैट इज कॉल्ड एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो इस तरीके से ये टर्म डिवाइन करते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब इनके ग्राफ बनाने होते हैं, बट उससे पहले हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये एक बार नोट कर लो, फिर इसको हटाएंगे। देखो ये लेक्चर, स्टूडेंट्स एक बात ध्यान देंगे, ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है, अनकन्वेंशनल है, दिक्कत तो थोड़ी सी होगी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ो इसको। इसके ऊपर जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा है, मेंस अवॉइड करता है इसके ऊपर। मेंस पे क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जाते हैं, पूछे क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं मेंस में। एडवांस ने पूरा कॉम्प्रिहेंशन पूछा है इसके ऊपर। 3 क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तो 4 गुणा 3 12 नंबर का क्वेश्चन था वो। 2017 समवेयर द क्वेश्चन, और 2018 इट वाज आस्क्ड। तो जेई एडवांस में जो अच्छी रैंक के लिए स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वो इस पोर्शन को छोड़ नहीं सकते। तो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा टफ साइड पे है ये। देखो क्वांटम नंबर्स तो थोड़े आते थे, थोड़े मैंने सिखा दिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी कुछ आपका था, आता था, कुछ मैंने सिखा दिया। ये तो सब कुछ आपको अभी सीखना पड़ेगा, ये स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ा नहीं होता। आप पढ़ो, अब टाइम है। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं आज के लेक्चर में मजा ना आया यार, समझ में ना आया। ऐसे ही आ जाएगा सब कुछ, हलवा है खाओ, उठा खा लो, ऐसे ना आएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। हो सकता है तब भी कम समझ में आ जाएगा, 1 हफ्ते बाद फिर रिवाइज करना, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस। तो चलो एक बार इसको साफ कर लेते हैं। अरे यार, बोर्ड क्लीन करवाना पड़ेगा। चलो एक बार इससे साफ करता हूं।
राइट। तो हम बात कर रहे थे, एक और टर्म डिफाइन करेंगे, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर। ये होता है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जैसे एक बात ध्यान दो, अब जैसे आप बोलते हो कि साई आर क्या था, रेडियल वेव फंक्शन, राइट। साई आर स्क्वायर क्या था, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या थी ये, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एट ए पॉइंट अराउंड न्यूक्लियस। अब मान लो ये न्यूक्लियस है, आर डिस्टेंस पे एक नेग्लिजिबल थिकनेस की जो एक शेल ले ली आर, ये डी आर थिकनेस का आपने एक शेल ले लिया, ये दिस इज शेल ऑफ थिकनेस डी आर थिकनेस का शेल ले लिया, ये न्यूक्लियस है, दिस पॉइंट इज न्यूक्लियस। आर डिस्टेंस पर एक डी आर थिकनेस का एक शेल ले लिया। अब मुझे अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, रेडियल प्रोबेबिलिटी इन द शेल, तो क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ द शेल। तो क्या बोलोगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन in a shell of thickness dr at a radial distance r is equal to psi r square into volume of shell। अरे भैया सुनो, न्यूक्लियस से r दूरी पर, r डिस्टेंस पर मुझे अगर मान लो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पता हो साई आर स्क्वायर, और मुझे किसी शेल में, शेल इज नॉट स्फीयर, शेल इज नॉट सर्किल, शेल इज ए हॉलो स्फीयर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस डी आर। शेल इज द हॉलो स्फीयर ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस डी आर। जैसे बलून होता है ना, थिन स्किन बलून, तो बलून की थिकनेस बहुत कम होती है, तो बलून इज ए शेल, अंदर खाली है, अंदर गैस भरी हुई है, तो खाली मान लिया, बाहर भी खाली है वो। तो इसका मतलब रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए शेल ऑफ द थिकनेस डी आर एट ए रेडियल डिस्टेंस आर, ये आर मैं ऐसे बना देता हूं, इसको सही कर लो, ऐसे ले लो, इज इक्वल टू साई आर स्क्वायर इंटू डी। तो इसका मतलब जरा देखना, तो रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द शेल वुड बी इक्वल टू साई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द शेल। शेल का वॉल्यूम क्या होगा, आउटर का स्फीयर माइनस इनर वाले का स्फीयर, तो 4/3 पाई आर प्लस डी आर का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से जब जरा सॉल्व करो इसको, तो साई आर स्क्वायर, इसको जरा सॉल्व करोगे तो 4/3 पाई कॉमन आ गया, आर क्यूब प्लस डी आर क्यूब प्लस 3r dr r प्लस डी आर माइनस आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, हायर टर्म्स को इग्नोर कर दो, तो ये यहां से आ गया साई आर स्क्वायर इंटू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर डी आर। क्यों सर ये वाला टर्म कहां गया, डी आर का क्यूब, अरे डी आर बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो डी आर का क्यूब एंड डी आर के स्क्वायर को इग्नोर्ड, डी आर का क्यूब और डी आर का जो स्क्वायर आया वो वाले टर्म्स को इग्नोर कर दिया हमने, तो बस ये वैल्यू हो गई, तो 3 से ये 3 कैंसिल, तो जरा देखना क्या वैल्यू आ गई, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर इंटू डी आर। डी आर तो कांस्टेंट है यहाँ, डी आर तो हमने थिकनेस ली है, मान लो फिक्स कर दी 0.1 पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 मीटर, तो वो तो फिक्स्ड हो गया, तो इसका मतलब वेरिएबल तो ये हुआ, 4 पाई भी नहीं, वेरिएबल कौन है, आर स्क्वायर और 4 आई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू साई आर स्क्वायर जो है वो दैट इज वेरिएबल,
ये कांस्टेंट थिकनेस का हमने एक शेल ले लिया। इसका मतलब मुझे अगर किसी शेल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना हो कि पतले से थिन शेल में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो साई आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से एंड दिस इज द वेरिएबल। इसका मतलब मुझे 5 पिकोमीटर डिस्टेंस पर एक 0.1 पिकोमीटर के शेल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना हो तो बस ये वैल्यू पता हो तो वो थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस टर्म कौन सा वाला, ये वाला, दिस वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। दिस इज कॉल्ड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या फंक्शन, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर, ये है वेरिएबल। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये हमें कर्व्स ड्रॉ करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स जिसे बोलते हैं हम, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन। वैसे तो पूरा नाम क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, बट कई बार उसे क्या बोल देते हैं, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर। अब बात आती है इनके ग्राफ्स की, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स। पहले यहां तक की बात लिख लो। अच्छा कोई ये कह दे, ये तो प्रोबेबिलिटी क्या थी, रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन ए शेल ऑफ थिकनेस dr। कोई कहे कि पूरे स्फीयर में प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेकर के r तक, इंटीग्रेट करके यू विल फाइंड आउट द वैल्यू। हालांकि कोई नहीं पूछने वाला ये सब, ये टर्म याद रखना है, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर इज कॉल्ड रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैंने फिर कहा, मैं 2-3 बार कह चुका हूं, आज का लेक्चर भारी पड़ेगा बहुत सारे स्टूडेंट्स पर, बट जम के ये ऐसे, यस वी आर गोइंग टू लर्न इट, छोड़ना नहीं है। IIT एडवांस्ड के लिए ज्यादा सुटेबल है, सो दिस इज ऑल फॉर जेई एडवांस्ड, एडवांस्ड के लिए दिस इज सुटेबल। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं कैसे ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ इट ऑल, इसको लिख लो। ग्राफ्स, वेरियस ग्राफ्स, हमें ग्राफ्स पढ़ने होंगे कौन से, साई आर वर्सेस आर, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, ये ग्राफ होते हैं। वेव फंक्शंस वर्सेस आर, रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर, radial distribution functions. This is called radial probability density, and this is called radial distribution function. ये केवल रेडियल पार्ट के लिए भी डिसाइड हो रहा है, एंगुलर पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, हमसे यही पूछे जाते हैं। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड दैट इज रेडियल वेव फंक्शन। अब देखो एक जनरल इक्वेशन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट करके याद रखें, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ रेडियल वेव फंक्शन psi r फॉर एन ऑर्बिटल। किसी ऑर्बिटल के लिए जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, वो याद कर लो, सारे ग्राफ्स बड़ी आसानी से बनेंगे। ये होता है psi r इज इक्वल टू
सम कांस्टेंट k, r की पावर एजीमुथल क्वांटम नंबर l या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर l, a polynomial into a polynomial of degree n minus l minus 1, polynomial of r with degree n minus l minus 1. n minus l minus 1 क्या है पता है आपको? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, e की पावर माइनस r अपॉन k डबल डैश. ये है जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन psi r फॉर n ऑर्बिटल. r की पावर l नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, अ पॉलिनोमियल ऑफ r, ऐसे लिख दो, पॉलिनोमियल ऑफ r इन विद डिग्री n माइनस l माइनस 1 नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, e की पावर माइनस l r अपॉन k डैश. ये पूरा का पूरा कहता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. दिस एंटायर फैक्टर इज कॉल्ड प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. And this is called exponential factor, exponential decay. Decay factor. Decay क्यों? घट रहा है ना, r बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटती जाएगी. तो एक्सपोनेंशियल डिके फैक्टर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है. ये होता है एक्सप्रेशन एंड देन ग्राफ्स कैन बी अकॉर्डिंगली फॉर्म्ड और मेड. जरा देखते हैं कैसे. लिख लो पहले इसको, note it down. वेल, अब जैसे मान लो 1s ऑर्बिटल है, आपको पता है कि l की वैल्यू 0 है. क्यों? एंगुलर नोड्स तो होते ही नहीं. और रेडियल नोड कितने हो गए? n माइनस l माइनस n की वैल्यू अगर देखें तो n 1 माइनस 0 माइनस 1 0. तो फिर एक्सप्रेशन कैसा? psi r फॉर 1s ऑर्बिटल इज इक्वल टू सम k r की पावर 0. ये आएगा ही नहीं ब्रैकेट वाला टर्म, पॉलिनोमियल है ही नहीं. पॉलिनोमियल 0 इसका मतलब 0 नहीं है कि 0 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं. r की पावर 0 वो टर्म आएगा ही नहीं. एंड e की पावर माइनस r अपॉन k डैश. तो ये r की पावर 1, तो एक्सप्रेशन सिंपली हो गया e की पावर माइनस r अपॉन k डैश. ये है psi 1s for hydrogen and hydrogen like species. This is for hydrogen and hydrogen like species. ये सब एप्लीकेबल है. ये जो एक्सप्रेशन था ना, दिस इज फॉर, ऐसे लिख लो, psi r इज इक्वल टू क्या था वो, k r की पावर l पॉलिनोमियल ऑफ r विद डिग्री n माइनस l माइनस 1 e की पावर माइनस r अपॉन k डैश. यही था ना. दिस इज फॉर हाइड्रोजन H एंड H लाइक स्पीशीज. दिस इज फॉर H एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. तो उनके लिए था ये. तो एक तरीके से 1s के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया. k में कुछ कांस्टेंट आ गए होंगे, एटॉमिक नंबर आ गया होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ गया होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब कांस्टेंट इसमें आ गए. k डैश इज अनदर कांस्टेंट. तो जरा देखना, ग्राफ बनाओ. तो ग्राफ्स फॉर 1s, जरा 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बनाना. तो देखो कैसा ग्राफ, 3 ग्राफ बनाने होते हैं हमें किसी भी ऑर्बिटल के लिए. फॉर एनी ऑर्बिटल वी हैव टू मेक 3 ग्राफ्स. कौन? psi r वर्सेस r, और कौन? psi r स्क्वायर वर्सेस r, और कौन? 4 pi r स्क्वायर psi r स्क्वायर वर्सेस r. रेडियल वेव फंक्शंस वर्सेस r, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस r, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वर्सेस r, रेडियल डिस्टेंस r.
R is what? Radial distance from the nucleus. Distance from the nucleus. जरा देखना ये ग्राफ कैसा बनेगा. y is equal to some constant e की पावर माइनस x. एक्सपोनेंशियल डिके, r की वैल्यू अगर 0 ले लोगे तो ये टर्म क्या बन गया 1. r की वैल्यू जब 0 ले लोगे तो ये वाला टर्म क्या बन गया 1. तो साई की वैल्यू क्या हो गई k के बराबर. ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट होगा and it becomes decreases like this and becomes asymptotic. asymptote बन जाता है along the r axis और horizontal axis. तो इस तरीके से ये घटता चला जाएगा. सो दिस इज अ वेरिएशन. साइज स्क्वायर किया तो k स्क्वायर हो गया और इसमें पावर में और ज्यादा शार्पली चेंज होगा. एंड द ग्राफ वुड बी लाइक दिस. कहीं कट नहीं कर रहा है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है. 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर में, अब जब 4 पाई आर स्क्वायर साई आर करोगे तो आर स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो ही गया. मान लो इसे y बोल दिया. तो जरा देखना y की वैल्यू कितनी हो गई. y इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर. तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई आर स्क्वायर मतलब k स्क्वायर e की पावर माइनस 2r अपॉन k डैश. तो इसका मतलब सम k कांस्टेंट आर स्क्वायर e की पावर माइनस 2r अपॉन सम k डैश. ऐसा टाइप का ले लिया, बाकी सब कांस्टेंट में मिला लिया. ये k डैश ले लो, k डबल डैश ले लो, चलो चल जाएगा. सो दिस इज y. उसको k डैश ही रख लेते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो. इसको k डबल डैश बोल दिया, राइट. अब देखो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है और ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है. इनके ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा. ये वाला ध्यान दो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या है, पैराबोलिक फैक्टर. y इज इक्वल टू kx स्क्वायर. y इज इक्वल टू kx स्क्वायर एंड द ग्राफ वुड बी लाइक दिस. एंड देन ग्राफ वुड बी लाइक दिस. ये मैक्सिमा शो करता है एंड इंडिकेट्स एंड दिस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू दिस इज 0.529 एंगस्ट्रॉम फॉर h एटम. ये पता भी है आपको कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.529 एंगस्ट्रॉम. ये है बोहर मॉडल. पढ़ा है आपने, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा बोहर मॉडल. तो बोहर मॉडल में एक बात पढ़ी भी होती है आपने कि 1s ऑर्बिटल की जो ये 1s नहीं फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाती है. यहां कैलकुलेशन से आ भी जाएगी ये वैल्यू जब कैलकुलेशन सॉल्व करोगे. तो ये जो पीक आई ये शो करता है मैक्सिमम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. दैट मींस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस 0.529. तो दिस इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी. ये मैक्सिमम रेडियल प्रोबेबिलिटी है और ये 1s फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए, ये 1s के लिए है. तो r इज इक्वल टू दिस मच फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर 1s ऑर्बिटल. तो ये ग्राफ हैं 1s के लिए, साई आर वर्सेस आर, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस मार में आर स्क्वायर वाला टर्म हो गया. जब आर की वैल्यू 0 लोगे तो अब तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा. अब तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा. तो इसका मतलब 1s के लिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा, कहीं ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. साई आर स्क्वायर वर्सेस आर के लिए भी कहीं ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, कट नहीं मार रहा. कट तो जब मारेगा जब उसमें रेडियल नोड्स हो. रेडियल नोड तो है ही नहीं, रेडियल नोड ये है, ये रेडियल नोड था एंड दिस इज 0. अब ये बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, ये बड़ा आसान है. अभी थोड़ी देर में आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये बहुत आसान है भैया, ये तो बहुत ही आसान है. समझ में आ गई बात. और 4 पाई आर स्क्वायर जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो r के साथ में पहले पैराबोलिक है. देखो ये रहा y इज इक्वल टू kx स्क्वायर पैराबोला, उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल डिके. फाइनली तो ये जो एक्सपोनेंशियल डिके वाला पार्ट है दिस विल बिकम डोमिनेंट एंड ग्राफ को नीचे ले जाएगा ये एंड विल मेक नियरली 0. कोई आपसे कह दे कि कैन यू प्रूव दैट r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम. यस. अब इसका मैक्सिमा है y फंक्शन का, तो dy अपॉन dr क्या कर दो 0 कर दो. dy अपॉन dr 0 करोगे, डिफरेंशिएट करोगे उसका मैक्सिमम निकालने के लिए, तो यहां से r की वैल्यू जो आएगी कैलकुलेट करने पर दिस कम्स आउट टू बी 0.529 एंगस्ट्रॉम फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर 1s ऑर्बिटल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट.
अच्छा ये 1s का था, मैं 2s का बनाऊंगा अभी, बाद में तो ये इक्वेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ा आसान हो जाएगा ये। नोट कर लो पहले आप। नाउ 2s के लिए, फॉर 2s ऑर्बिटल, 2s के लिए कैसी इक्वेशन बनेगी? तो साई आर फॉर 2s इज इक्वल टू, रेडियल नोड तो जीरो है तो के आर की पावर जीरो, और एक फंक्शन आ जाएगा n माइनस एल माइनस वन, किसके बराबर हो गया? 2 माइनस जीरो माइनस वन, 1। तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल हो गया फर्स्ट डिग्री का, समथिंग लाइक के डैश माइनस आर ई की पावर माइनस आर अपॉन के डबल डैश, ऐसे बोल दो, ये हो गया फंक्शन। जरा इसके 3 ग्राफ बनाना, इसके 3 ग्राफ बनाओ, साई आर वर्सेस आर, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर। जरा सुनो तो, ये रहा फंक्शन, आर की वैल्यू 0 रखो, जैसे आर 0 रखोगे ये टर्म तो क्या बन गया? 1 बन गया, और आर 0 तो इसका मतलब ये कांस्टेंट टर्म आ गया, आर की पावर तो 0 है ही, तो ये तो हट गया टर्म, तो इसको ऐसे लिख दो के डैश माइनस आर ई की पावर माइनस आर अपॉन के डबल डैश। ये पॉलिनोमियल है ऑफ फर्स्ट डिग्री इन आर, तो आर की वैल्यू 0 रखोगे तो ये तो 1 हो गया, आर 0 हो गया, के डैश समवेयर यहीं से स्टार्ट होगा ग्राफ, और जैसे जैसे आर बढ़ाओगे, आर बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगी, और आर की वैल्यू जब के डैश के बराबर होगी तो ये टर्म 0 हो गया, तो ग्राफ कट मारेगा, मार दिया कट, मार दिया कट, कट मार दिया, यही तो रेडियल नोड है जहां साई आर 0 हो गया। कहा भी था व्हाट इज नोड, जहां पर साई आर स्क्वायर 0 हो जाए या साई 0 हो जाए, तो साई 0 हो गया, तो ये नोड को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा नोड? रेडियल नोड। रेडियल, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है भैया, और रेडियल नोड्स कभी भी न्यूक्लियस पर नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस पर कौन से नोड पाए जाते हैं? एंगुलर नोड। तो और रेडियल नोड कहां पाए जाते हैं? एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि शेल है ना ये, एट ए डिस्टेंस आर। यहां से कट मारा, कट मारने के बाद फिर जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो दिस टर्म बिकम्स डोमिनेंट इन द ग्राफ, फिर ये हो गया लाइक दिस। सो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, एंड दिस रिप्रेजेंट्स वन रेडियल नोड। वन रेडियल नोड। अब जरा बात करना, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दोगे तो भी क्या कर दोगे, बस ये जो नेगेटिव वाला टर्म है स्क्वायर से पॉजिटिव बन जाएगा, और ग्राफ बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट होगा यहां से, और ये कट मारा, कट मार के भाई यहीं से कूद के ऐसे आ गया, नीचे ना जाएगा, ना ना नीचे क्यों नहीं जा रहा? नेगेटिव नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, साई आर स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, 0 भले ही हो जाए, 0 कहां होगी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की? जहां पर नोड होगा, तो ये क्या है? ये वही पॉइंट है, ये वाला रेडियल नोड। सो दिस रिप्रेजेंट्स रेडियल नोड। तो रेडियल नोड इज फाउंड एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स 0। 4 पाई आर स्क्वायर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राफ फिर यहां से स्टार्ट होगा, यही कट तो जरूर मारेगा, ग्राफ वुड बी लाइक दिस and would be like this. This represents one radial node. अच्छा, ग्राफ बनाते समय एक बात का ध्यान रखना, जैसे 2s है तो ये पीक का साइज छोटे होते चले जाएंगे, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर में भी पीक का साइज छोटे होते चले जाएंगे, बट 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर में ये मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है,
पीक के साइज बढ़ते चले जाएंगे। क्या बतलाया? साई आर वर्सेस आर, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, पीक के साइज छोटे होते चले जाएंगे जैसे जैसे आर बढ़ेगा, और 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर में पीक का साइज बढ़ता चला जाएगा विद इंक्रीजिंग आर। समझ जाओगे आप। इसका मतलब ग्राफ जब बनाया तो 1s में और 2s में क्या है, बस एक बार कट मार दिया उसने, क्योंकि एक रेडियल नोड था। तो इसका मतलब ये हुआ कि साई आर वर्सेस आर या साई आर स्क्वायर वर्सेस आर या 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर वाले ग्राफ में ग्राफ कितनी बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आर एक्सिस पे कट मारेगा, उतनी बार कट मारेगा जितने रेडियल नोड्स होंगे, उतनी बार कट मारेगा जितने रेडियल नोड्स होंगे। तो मैं ना लिख रहा इक्वेशन, तो फिर तो 3s का बना लो। 3s का ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ये 3 ग्राफ हैं, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर साई आर वर्सेस आर वर्सेस आर वर्सेस आर। जरा बताइए तो बताओ कैसा? 3s के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होगा बोलो? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, जितने रेडियल नोड्स होंगे उतनी बार कट मारेगा आर एक्सिस को। तो रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस 1, दैट मीन्स 3 माइनस 0 माइनस 1 2। 2 रेडियल नोड हैं, 2 बार कट मारेगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, 2 बार कट मार दिया, 1 2, दैट्स इट, प्लस माइनस प्लस। ये 2 क्या हैं? रेडियल नोड्स। यहां भी 2 बार कट मारेगा, ये लाइक दिस। पीक का साइज घटता जाएगा, पीक का साइज घटता जाएगा, यहां पीक का साइज बढ़ेगा, और यहां पे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, 0 से 1 2 लाइक दैट। तो ये 2 क्या हैं भैया? ये रेडियल नोड्स हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो इक्वेशन की भी जरूरत ना है। अगर कोई s ऑर्बिटल है, ns ऑर्बिटल, तो ग्राफ साई आर वर्सेस आर का कहां से स्टार्ट करोगे? कहीं ऊपर से स्टार्ट करोगे और उतनी बार कट मारोगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जितनी बार रेडियल नोड्स होंगे। अगर रेडियल नोड्स 3 है तो 3 बार कट मारो और पीक का साइज घटाते चले जाओ, पीक का साइज घटाते चले जाओ। बट 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर वाले में पीक का साइज बढ़ाते चले आओ। ये तो बना 3s का। जरा एक 4s का बना दो अब तुम। 4s के बाद 5s नहीं बनाऊंगा मैं, हो गया बस। समझ गए बात को? क्या ध्यान रखना है? ns ऑर्बिटल के लिए जब ग्राफ बनाते हैं तो साई आर वर्सेस आर में न्यूक्लियस से स्टार्ट नहीं होता, किसी फाइनाइट डिस्टेंस से स्टार्ट होगा, पीक का साइज घटता जाएगा, कितनी बार कट मारेगा? इक्वल टू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। साई आर स्क्वायर वाले में भी ऊपर से स्टार्ट होगा, कितनी बार कट मारेगा? इक्वल टू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर में कहां से स्टार्ट होगा? हमेशा न्यूक्लियस से, कितनी बार कट मारेगा? इक्वल टू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। और रेडियल नोड्स होते हैं n माइनस एल माइनस 1। जरा ये 3s था, पहले नोट करो, मैं जरा पानी पीता हूं, और आप 4s का बनाओ, अभी बनाओ 4s का। जरा 4s का बना लिया होगा आपने, आप समझ जाओ भैया। आप देखो, खोपड़ी अब मत लगवाओ, आप तो आप खुद का अपनी खोपड़ी लगाओ। साई आर वर्सेस आर, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर,
4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर। क्या बताया था, ऊपर से चालू करो, कितनी बार कट मारो, इक्वल टू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स कितने हैं, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू 4 माइनस 0 माइनस 1 3। 3 बार कट मार दो, 1 2 3 बस, प्लस माइनस प्लस, 1 कट 2 कट 3 कट 4 कट, तो 4 रेडियल नोड्स। ऐसे यहां से 4 बार कट मारना है, बट नीचे मत जाना है इस बार। 1 2, थोड़ा नीचे कर दिया, 1 2 3 बार कट मारना था, 1 2 3 ज्यादा मार दिया मैंने, ये हो गया, यस। 3 बार कट मारना है, 1 2 3 1 2 3 रेडियल नोड्स। और यहां ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा और पीक का साइज इस बार घटेगा नहीं, बढ़ेगा। सो वुड बी लाइक दिस, लाइक दैट, 1 2 3 रेडियल नोड्स। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब पॉइंट टू नोट, पॉइंट टू रिमेंबर, अगर ग्राफ ना भी, इक्वेशन ना भी याद रहे, जनरल इक्वेशन रेडियल वेव फंक्शन की ना भी याद रहे, तो फॉर ns ऑर्बिटल फर्स्ट graphs of psi r versus r, psi r square versus r, 4 pi r square psi r square versus r, ये सब cut the horizontal axis r axis at n minus l minus 1 times। ये बात याद रखनी थी। और दूसरा पॉइंट क्या, कि psi r वर्सेस r एंड psi r स्क्वायर वर्सेस r does not start from nucleus, they start from the finite distance at vertical axis। psi r versus r and psi r square versus r do not start from nucleus और ओरिजिन। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, न्यूक्लियस से स्टार्ट नहीं होता, डज नॉट या डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। ये बात ध्यान रखने की थी एनएस ऑर्बिटल के लिए। आई होप एनएस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ बनाना बड़ा आसान हो गया। psi r वर्सेस r, psi r स्क्वायर वर्सेस r, न्यूक्लियस से स्टार्ट मत करो, ऊपर से स्टार्ट करो, कितनी बार कट मारते हुए जाओ, नीचे भी जा सकते हो। psi r की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, बट psi r स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, ऊपर ही रहेगा। पीक का साइज घटाओ, पीक का साइज बढ़ाओ, हो गया। अब बात करेंगे np एंड nd ऑर्बिटल्स की, p एंड d ऑर्बिटल्स के लिए। एक बार इसको नोट कर लो गाइस, इसको नोट कर लें, फिर हटा देंगे इसको। For np orbital, np के लिए l की वैल्यू कितनी हो गई 1 फॉर p ऑर्बिटल। तो इसका मतलब psi r वाला ग्राफ क्या हो गया, k r की पावर 1 पॉलिनोमियल आ गया, e की पावर माइनस r अपॉन सम k डैश, ये से बनेगा। तो r की पावर 1 है, ये 1, तो k r के बराबर हो गया। इसका मतलब
इस बार आर की वैल्यू 0 करोगे तो साई आर 0 होगा, ग्राफ न्यूक्लियस से स्टार्ट होंगे। तो मान लो फॉर एग्जांपल 2p के लिए ग्राफ लें, 1p तो होता ही नहीं है, तो 2p के लिए ग्राफ लें तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस। साई आर वर्सेस आर, लाइक दिस ग्राफ शुड बी देयर। अब जरा देखना ग्राफ, आर का फंक्शन आ रहा है यहीं से स्टार्ट होगा न्यूक्लियस से, और कितनी बार कट मारेगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। कितनी बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कट मारेगा, जितने रेडियल नोड्स होंगे, और रेडियल नोड्स तो इसमें 0 हैं, तो रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 1 0, कट ही नहीं मारेगा। तो बस ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ग्राफ वुड बी लाइक दिस, यहां भी ग्राफ वुड बी लाइक दिस, नो रेडियल नोड। और यदि वो nd ऑर्बिटल है तो फॉर nd ऑर्बिटल, अगर d वाला ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू 2 हो गई, अगर d वाला ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू कितनी हो गई 2 फॉर nd ऑर्बिटल, राइट। तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, साई आर इज इक्वल टू के आर की पावर 2 स्क्वायर। फिर ये पॉलिनोमियल तो आना ही है, पॉलिनोमियल ऑफ आर डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, पॉलिनोमियल e की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। इसका मतलब डी वाले ग्राफ भी बिल्कुल पी जैसे होंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, ओरिजिन से स्टार्ट होंगे। तो जैसे आप यहां तक की बात लिखो तो फिर मैं डी वाला ग्राफ बना लेता हूं। जैसे ये 2p के ग्राफ्स थे, आप 3p के बना सकते हो। 3p के बनाओगे तो कैसे बनाओगे, चलो मैं बना दूंगा। पहले डी का बनाएंगे, एक 3d का, नोट करो इसको। जरा 3D का देखना, फॉर 3D ऑर्बिटल। अगर 3D ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स तो 0 हो गए, 0 हो गए। तो वो साई आर का फंक्शन कैसा हो गया, के आर स्क्वायर, वो फंक्शन आएगा ही, रेडियल नोड 0 हैं, e की पावर माइनस आर अपॉन के डैश। तो ग्राफ कैसे हो गए, ग्राफ ऐसे हो गए 3D के लिए। सो लाइक दैट। कैसा ग्राफ, आर की वैल्यू 0 करोगे तो साई आर 0 ही होगा, तो यहीं से स्टार्ट होगा, कोई रेडियल नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 2p का ग्राफ था, बिल्कुल वैसा जैसे 2p का ग्राफ है, बिल्कुल वैसा जैसे 2p का ग्राफ है। सो लाइक दिस, नो रेडियल नोड, तो नो रेडियल नोड। बट यही मुझे अगर 3p का और 4d का बनाना होता तो एक रेडियल नोड बन जाते। अकॉर्डिंगली यू कैन मेक, अकॉर्डिंगली यू कैन मेक। अब तो इक्वेशन आपके सामने है, तो इसका मतलब एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन, वो मैं लिख देता हूं, पहले यहां तक की बात लिख लो। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या, फॉर np एंड nd ऑर्बिटल्स, ऐसे लिखो, फॉर np एंड nd ऑर्बिटल्स, फर्स्ट साई आर वर्सेस आर, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, ऑल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन,
ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं सब, न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं सब, और पीक का साइज इन दोनों में घटता जाएगा और लास्ट वाले में बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंगली। एंड वो तो पॉइंट्स कॉमन है ही, कितनी बार कट मारेगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, इक्वल टू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो ग्राफ्स, तीनों ग्राफ्स कट आर एक्सिस इक्वल टू number of radial cuts r axis equal to number of radial nodes। रेडियल नोड्स के बराबर बार वो कट मारेगा। इन बातों का ध्यान रखते हुए नाउ यू कैन ड्रॉ ऑल द ग्राफ्स। एक बार नोट करो, चलो एक 3p का और एक 4d का ग्राफ और बनाते हैं, 3p का बनाते हैं, समझ जाएंगे बात हम। नोट करो इसको गाइज। क्या जैसे ग्राफ्स फॉर मान लो 3p का बनाना चाहें तो बताओ l की वैल्यू 1 हो गई और रेडियल नोड्स कितने हो गए, रेडियल नोड्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 1 1। तो बताओ ग्राफ कैसे हुए, अब तो पता है आपको, आप ही बनाओ। अब तो इक्वेशन की भी जरूरत नहीं है, साई आर वर्सेस आर, साई आर स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर साई आर स्क्वायर वर्सेस आर। कहां से ग्राफ होगा स्टार्ट, ओरिजिन से। ओरिजिन से स्टार्ट कौन से केस में नहीं होता, ओनली इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल्स। पी और डी में तो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। कितनी बार कट मारेगा, इक्वल टू द रेडियल नोड्स। एक बार कट मारेगा तो कट मार के ग्राफ ऐसा आएगा, दैट्स इट, रेडियल नोड। So this is one radial node। और यहां पर ग्राफ की पीक की साइज बढ़ेगी, 1 रेडियल नोड। ये याद रखने वाली बात है, पीक का साइज घटता जाता है पहले दो ग्राफ्स में, और 4 पाई आर स्क्वायर साइज आर स्क्वायर वर्सेस आर में पीक का साइज बढ़ेगा, एंड फाइनली इट बिकम्स एसिम्प्टोटिक टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो गाइज ये थे ग्राफ्स, ये था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और हमने एक बात ये कही है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ भी नहीं होता। साई स्क्वायर, मैक्स बॉर्न ने कहा कि जैसे मैक्सवेल की वेव थ्योरी के हिसाब से एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, ऐसी साई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो जहां साई स्क्वायर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। और नोड पर साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एट नोड साई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एट नोड साई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। ये ध्यान में रखने वाली बात है। ये ग्राफ्स थे, दैट इज इट अबाउट द वेव मैकेनिकल मॉडल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो ये था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स पढ़ लिए फॉर द वेरियस ऑर्बिटल्स लाइक एस पी डी, उनकी जनरल इक्वेशन पढ़ रही। हालांकि जनरल इक्वेशन याद ना भी रखो चलेगा, अब तो कहां जरूरत है आपको ग्राफ बनाने के लिए। अब जनरल इक्वेशन की जरूरत है क्या, नहीं है जरूरत। आपको तो बस याद रखना है कि एस वाले ग्राफ में पहले दो ग्राफ फाइनाइट डिस्टेंस से स्टार्ट होते हैं, न्यूक्लियस से स्टार्ट नहीं होते, और कितनी बार कट मारने हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, n माइनस एल माइनस 1। और l क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। और p और d में सारे ग्राफ ओरिजिन से या न्यूक्लियस से स्टार्ट होते हैं। साई आर वर्सेस आर में पीक का साइज घटेगा, पीक का साइज घटेगा, और यहां पीक का साइज बढ़ेगा। तो पीक का साइज घट रहा है,
बढ़ रहा है। सो लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर। आज का जो लेक्चर है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, तकलीफ देगा, टेंशन मारेगा यहाँ खोपड़ी पे, मारने दो। जितनी टेंशन मारेगा, आज पढ़ो, कल फिर एक बार पढ़ो, आएगा 30-40% समझ में। एक हफ्ते में बार बार पढ़ते रहोगे, एक हफ्ते बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। एंड आई टोल्ड यू today's lecture is more important for JEE Advanced.